नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की बात। रणनीतिक भागीदारी समेत आपसी हितों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, परस्पर विश्वास, सम्मान और समझ पर आधारित है भारत अमेरिका संबंध। कुछ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार को कारोबारियों के खिलाफ बताना दुष्प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्योगों के तेज विकास के लिए पारदर्शी माहौल का भरोसा। देश के दिग्गज कारोबारियों से मुलाकात में अर्थव्यवस्था विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के उपायों पर चर्चा। बेंगलुरु में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का समापन आज। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बतौर मुख्य अतिथि समापन समारोह को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में नोबेल विजेता समेत देश विदेश के करीब 15,000 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के निरंतर उत्पीड़न पर भारत ने जताया सख्त ऐतराज। ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमला और सिख युवक की हत्या मामले पर पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को किया तलब। कहा, अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों और सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करे पाकिस्तान। उन्नीस सौ एक के बाद 2019 रहा भारत के लिए 7वां सबसे गर्म साल। मौसम विभाग ने कहा, बीते साल औसत वार्षिक तापमान सामान्य से 0.36 डिग्री सेल्सियस अधिक हुआ दर्ज। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में चल रहे 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आज समापन हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति का वृंदावन के श्री विश्वेशा तीर्थ स्वामी पेजावरा मठ के दौरे पर है। साथ ही वो अब से कुछ देर में अदम्य चेतना ग्रीन किचन का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। शाम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया था। विज्ञान कांग्रेस में नोबेल पुरस्कार विजेता देश विदेश के वैज्ञानिक, शिक्षक, विद्यार्थी समेत 15,000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। साइंस कांग्रेस में पहली बार किसानों की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान पर भी मंथन हुआ। विज्ञान को बढ़ावा देने के मकसद से 1914 में कोलकाता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। भारतीय साइंस कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत में आधुनिक विज्ञान को आगे बढ़ाना और समाज के विकास के लिए इसका सही उपयोग करना है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत से ही भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और राजनेता इस संस्था से जुड़े रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु के नजदीक नेराल गड्ढा गांव के किसान लक्ष्मी नारायण गौडा की उनके इनोवेटिव प्रयास के लिए सराहना की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कृषि अपशिष्टों से होने वाले प्रदूषण को दूर करने के लिए इस तरह के सरल और कम खर्च वाले नवाचार महत्वपूर्ण हैं और इससे सतत विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मान्यताओं में इस तरह के मितव्ययी नवाचारों के बारे में और सुनना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति वृंदावन के श्री विश्वेशा तीर्थ स्वामी पेजावरा मठ के दौरे पर हैं। वो इस वक्त वहां संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। क्रिएशन of the middleman. Everybody who believes in God, who believes in service, are all equal and all should be treated with great respect and care. Share and care is the core of our Hindu philosophy.
आदि काल से, वेद काल से, पुराण काल से, पुण्य काल से जो पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदुत्व या भारतीयता और इंडियननेस, हम सब लोग उसको कायम रखना बहुत जरूरी है. इट इज आवर ड्यूटी टू सी that the values and traditions given by our forefathers, by the rishis, by the munis, by the sages are followed in our daily life, and we should take care of the fellow human beings irrespective of caste, creed, sex, religion or region. We are all Indians. Whoever is living in this country, we are all Indians. We are all equal citizens. We should all be given equal respect. Nobody should be treated in a manner which is not in tune with our culture and our tradition. What is required is that everyone should love the country, the nation, the people, and everyone should think and work for the welfare of the fellow human beings. That is our culture. That is our tradition. We must all follow that. Religion is personal, but culture is way of life. We should all follow that culture, which allows us, some may be Vaishnavites, some may be Saivites, some may be Jains, some may be Sai Baba Bhaktas, some may be Ayyappa devotees, and some may be praying other gods also. There is no dearth of gods in our country. We have crores. And if you want to add one more god also, no problem. Our dharma, our culture accept all that. But what is required is, we must love the motherland. We must respect the unity, integrity, safety and security of the nation. We must all commit ourselves to see that this nation is free from hatred, free from violence, free from bigotry, free from poverty. That should be our aim. And for us, the inspiration that is given by the great Swamiji, Visveswara Tirtha Ji, is a symbol of love and affection. స్వామీజీని చూస్తే ప్రేమ, వాత్సల్యము, అభిమానము, సేవాభావం మనకు ఉట్టి పడుతుంది. ఒక్కసారి మనం వారి కళ్ళలో చూడగలిగితే, వారి కళ్ళలో వచ్చే కాంతి మనందరి యొక్క మనసులో ఎంతో వెలుగును ప్రసాదిస్తుంది, మనందరికి మంచి భవిష్యత్తు మార్గదర్శనాన్ని చేస్తుంది. तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को आप यहाँ पर सुन रहे थे. आगे बढ़ते हैं खबरों में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक भागीदारी समेत दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है. प्रधानमंत्री ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की. पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पिछले वर्षों में रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति पर भी चर्चा की. भविष्य में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर दोनों देशों के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने पर भी उन्होंने जोर दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वक्त में मजबूत हुए हैं. प्रधानमंत्री ने देशवासियों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार के साथ अमेरिका के नागरिकों को भी नए साल की बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उद्यमी देश में कारोबार के लिए बने सकारात्मक माहौल का फायदा उठाएं. दिल्ली में किर्लोस्कर समूह के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर तरह से उद्योग जगत के साथ है और $5 ट्रिलियन की भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य एक पड़ाव है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नया दशक भारतीय उद्यमियों का होगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ कर गुजरने की भावना, जोखिम उठाने की भावना, नए नए क्षेत्रों में अपना विस्तार करने की भावना आज भी हर भारतीय उद्यमी की पहचान है. साथियों, कुछ कर गुजरने की ये भावना, जोखिम उठाने की ये भावना, नए नए क्षेत्रों में अपना विस्तार करने की ये भावना आज भी हर भारतीय उद्यमी की पहचान है. आज जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं, तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये दशक भारतीय उद्यमियों का होगा, भारत के एंटरप्रेन्योर्स का होगा. $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तो एक पड़ाव है. हमारे सपने और बड़े हैं, हमारी उम्मीदें और बड़ी हैं, हमारे लक्ष्य और बड़े हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भारतीय उद्योग को एक पारदर्शी माहौल देने का प्रयास किया है। इसके लिए भारतीय उद्योग जगत को कानूनों के जाल से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। देश के लोगों का सही सामर्थ्य तभी सामने आ सकता है जब सरकार इंडिया, इंडियन और इंडस्ट्रीज के आगे बाधा बनकर नहीं बल्कि उनका साथी बनकर खड़ी रहे। बीते सालों में देश ने यही रास्ता अपनाया है। 2014 के बाद से देश में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि भारतीय उद्योग जगत के सपनों को, उनके विस्तार को किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। इस दौरान हर फैसले, हर कार्रवाई के पीछे एक ही सोच रही है कि भारत में काम करने वाले हर उद्यमी के सामने की हर प्रकार की रुकावट दूर हो, उसके लिए एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बने। साथियों, देश के लोगों को उनका सही सामर्थ्य तभी सामने आ सकता है जब सरकार इंडिया, इंडियन और इंडस्ट्रीज के आगे बाधा बनकर नहीं बल्कि उनका साथी बनकर के खड़ी रहे। प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का हौसला दिया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया आज भारतीय उद्योग जगत की शान बन चुका है। अब जल जीवन मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और रक्षा क्षेत्र को भारतीय उद्योग जगत की कामयाबी का इंतजार है। इसके लिए सरकार हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए, एफिशिएंसी आए, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच ह्यूमन इंटरफेस समाप्त हो, इसके लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। आज देश में कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स रेट जितने कम है उतने पहले कभी नहीं। साथियों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफॉर्म या पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म, इनकी मांग लंबे अरसे से होती रहती थी, हर किसी ने मांग की है। ये सब आज सच हुआ है तो इसी सोच की वजह से कि इंडियन इंडस्ट्री के सामने की हर रुकावट दूर की जाए, उसे विस्तार का हर मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के दिग्गज कारोबारियों से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और रोजगार पैदा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में देश की तमाम बड़ी कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ शामिल हुए। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के रतन टाटा, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल, टीसीएस के एन चंद्रशेखरन, महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा, अदानी ग्रुप के गौतम अदानी शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है। एक दिवसीय सत्र में सदन केंद्रीय विधेयक का अनुसमर्थन करेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक की अवधि बढ़ाने के लिए संसद में पारित बिल का समर्थन होगा। इसे 2030 तक बढ़ाने के लिए दिसंबर में 126वां सांविधानिक संशोधन बिल संसद से पारित किया जा चुका है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का भी विशेष सत्र आज बुलाया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को अगले 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। वहीं गोवा विधानसभा का भी विशेष सत्र आज बुलाया गया है। विशेष सत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को अगले 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 25 जनवरी 2020 को 10 साल की अवधि समाप्त हो रही है और इससे पूर्व सभी राज्यों की विधानसभाओं से आरक्षण की अवधि को अगले 10 साल तक बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव पास करने हैं। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने कल चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली की जनता 8 फरवरी को वोट डालेगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही राजधानी दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा।
चुनाव कार्यक्रम पर नजर डालें तो 14 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तय की गई है 21 जनवरी। इसके बाद 22 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 8 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। मतगणना 11 फरवरी को होगी और इसी दिन नतीजे भी जारी होंगे। We already had, but we have even more for election expenditures monitoring. And as you are all aware, being the senior election persons, that C-Vigil has turned out to be a boon for the citizen because it's a tool of empowerment of citizen. And in every election, including in Jharkhand, we got so many kind of tip-offs from the citizens via C-Vigil. निर्वाचन आयोग के मुताबिक दिल्ली में मतदाता पहचान पत्र में सुधार का काम 15 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था, जिसे 16 दिसंबर 2019 तक पूरा कर लिया गया। इस बार दिल्ली में कुल 1,46,92,136 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 80,56,686 पुरुष मतदाता और 66,35,635 महिला मतदाता हैं। 815 थर्ड जेंडर भी इनमें शामिल हैं। दिल्ली में इस बार 2,08,883 मतदाता ऐसे हैं जो 18 से 19 वर्ष आयु के हैं और पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में 13,750 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हमारे पास जो दिव्यांग वोटर्स हैं, जो कि हमारे रोल में मार्क्ड हैं एज दिव्यांग PWD वोटर्स, वो हैं 55,823 और जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो हैं 2,05,035। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2015 में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 67 सीटों पर जीत मिली थी और 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने परचम लहराया था। कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में खाली हाथ ही रह गई थी। वहीं वोट शेयर को देखें तो 67 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने 54.34% वोट हासिल किए थे, जबकि 3 सीट जीतने वाली बीजेपी को मिले थे 32.19% वोट। कांग्रेस को 2015 में दिल्ली के चुनाव में महज 9.65% वोट मिले थे। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो आम आदमी पार्टी ने तब 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के खाते में गई थी 31 सीटें। कांग्रेस को महज 8 सीट मिली थी। वहीं वोट शेयर के मामले में आम आदमी पार्टी ने बटोरे थे 29.49% वोट और बीजेपी को 2013 में मिले थे 33.07% वोट। 2013 में 8 सीट जीतने वाली कांग्रेस को मिले थे 24.55% वोट। दिल्ली विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 फरवरी को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 13 फरवरी तक दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दिल्ली में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है, जहां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने आप को चुनाव के लिए तैयार बता रही हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जिस तरह की स्थिति है, अगर कानून व्यवस्था का कोई सवाल होता है तो ऐसे में चुनाव को आगे बढ़ाने का भी प्रावधान है। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कहा है कि आने वाले बजट में दिल्ली से संबंधित कोई भी घोषणा केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी। कैमरामैन निहाल और रियासत अली के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता MS रंधावा ने कल कहा कि इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगा, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने एक कमेटी बनाई है। रंधावा ने हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से देरी से की गई कार्रवाई के आरोपों से इनकार किया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और पूरी तत्परता से स्थिति को संभाला। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से परिसर में शांति और विश्वविद्यालय की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी है। इस बीच जेएनयू प्रशासन ने विंटर सेमेस्टर की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 12 जनवरी तक बढ़ा दी है। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक छात्रों से रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। भारत ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमला और एक सिख युवक की हत्या मामले में कड़ा ऐतराज जताया है। भारत में पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को विदेश मंत्रालय ने कल तलब किया। भारत ने पाकिस्तान में हुई इन घटनाओं पर कड़ा ऐतराज जताया। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपने यहाँ धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के लगातार हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को टाल मटोल बंद कर ऐसे अपराध करने वालों को पकड़ने और सख्त सजा देने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि अगर सीमा पर हालात सामान्य नहीं हैं तो कारोबार सामान्य नहीं हो सकता है। वो चीन के साथ संबंध के बारे में पूछे गए एक प्रश्न का जिक्र कर रहे थे कि क्या भारत चीन के विकास का लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता भारत का मूल हित है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन और कारोबार एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने ये भी कहा कि भारत किसी भी मामले में आतंकवाद को पाकिस्तान के लिए एक सामान्य बात या उपकरण नहीं बनने दे सकता। Territorial integrity would be very, I mean, it is something it's a core interest. Okay, so it has to be therefore made very clear that if there are situations where there is a violation of our territorial integrity, then we can't let it pass saying that this business is normal and I'll trade it for its economic benefits, etc. Similarly, if I were to give you another example, I would say probably pick maybe terrorism. That no country actually has been sort of battered by terrorism, been a victim of terrorism in the way in which we have. Now, because of that, it's vital that we should never ever allow terrorism to be normalized. I think that's important for the world, but it's especially important for us. So when the perpetrator of terrorism will try to normalize terrorism, will try to pass it off as another instrument, everybody, it's one more thing you do. Now, I can imagine them playing the game, but we should never play that game. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्डन और कतर के विदेश मंत्रियों ऐमन सफदी और मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सोमवार को चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट किया कि द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भारत और जॉर्डन के करीबी संबंधों को दर्शाती है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से क्षेत्रीय स्थिति को लेकर फोन पर हुई बातचीत में सामने आया। उनका नजरिया सराहनीय है। बातचीत में हमारी मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी झलकी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के तनाव के बीच ब्रसेल्स में नाटो देशों ने कल बैठक की। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि ईरान को हिंसा और उकसावे की कार्रवाई से बचना चाहिए। अमेरिका द्वारा ईरान और शीर्ष कमांडर के मारे जाने के बाद पश्चिम एशिया में बने हालात को लेकर नाटो देशों के राजदूत ने आपात बैठक के बाद ये बयान जारी किया। मुख्यालय में हुई बैठक में क्षेत्र के मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई। ईरान से मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव कम करने की गुजारिश की गई। In everything that we do, at our meeting today, allies called for restraint and de-escalation. A new conflict would be in no one's interest. इस बीच अमेरिका ने ईरान के विदेश मंत्री जावेद ज़रीफ को न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया है।
और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। उत्तर भारत में जहां लोग भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं, तो वहीं केरल के तटीय जिले अलाप्पापुझा में लोग धूप में पसीना बहा रहे हैं। 1 जनवरी को यहां तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत तापमान से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ये इस मौसम में राज्य में 1 जनवरी को दर्ज उच्चतम तापमान भी रहा। यही नहीं, केरल में भी औसत तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन इस साल भी अलाप्पापुझा को काफी प्रभावित कर सकता है। – 2019 भारत में 1901 के बाद से 7वां सबसे गर्म साल दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि भारत में 2016 सर्वाधिक गर्म वर्ष दर्ज किया गया था, जबकि 2019 उसकी तुलना में काफी कम गर्म रहा। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि साल 2019 सबसे गर्म, सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा आंधी तूफान, इन तीनों के लिए भी जाना जाएगा। इसी के साथ हाड़ कपाने वाली ठंड के लिए भी ये साल याद रखा जाएगा, जब दिसंबर महीने में ठंड के कई साल पुराने रिकॉर्ड टूटे। फिलहाल बारिश के चलते ठंड से थोड़ी राहत है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड के लौटने के आसार हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश भर के मौसम के हाल पर। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज।